मुंबई शहर के नजदीक रामपुर नाम का एक छोटा सा आधुनिक गांव था। उस गांव में अभिमन्यु नाम का एक आदमी अपनी बीवी निधि के साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। बाहर से आने जाने वाले सारे मुसाफिर ज्यादातर अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में ही खाना खाना पसंद करते थे। अभिमन्यु की बीवी मुसाफिरों के लिए खाना अपने हाथ से तैयार करती थी। एक दिन की बात है, बैंक का मैनेजर ताराचंद अपनी बीवी अनीता के साथ अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया। तुम्हारे रेस्टोरेंट की चाउमीन की प्रशंसा तो दूर दूर तक है। आज मेरे पत्नी का चाउमीन खाने का मन हुआ तो मैंने सोचा कि सीधा तुम्हारे रेस्टोरेंट में ले आऊं। जी बिल्कुल, क्या है कि ग्राहकों के लिए मेरी बीवी खुद खाना बनाती है, तो फिर देर किस बात की है। जल्दी से एक एक प्लेट चाउमीन लगवाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभिमन्यु ने खुशी खुशी ताराचंद और उसकी बीवी को एक एक प्लेट चाउमीन लगवा दी। वाकई अभिमन्यु, जैसा सुना था वैसा ही पाया। मुझे आपसे एक बात भी करनी है ताराचंद जी। इस महीने में बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाऊंगा। मेरा बेटा मुंबई शहर में पढ़ता है और उसकी इस महीने फीस जमा होनी है। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, तुम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हो। और वैसे भी मैं तो तुम्हें 2 गुना लोन देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम इस रेस्टोरेंट को और बड़ा बना लो, इसे एक बहुत बड़े अच्छे होटल में कन्वर्ट कर दो। नहीं ताराचंद जी, मैं इस छोटे से रेस्टोरेंट में ही बहुत खुश हूँ। मैं और बैंकों के चक्कर काटने से बच गया। ताराचंद रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और अभिमन्यु के रेस्टोरेंट के ठीक सामने बने एक बड़े से रेस्टोरेंट को देखकर मुस्कुराने लगा। ये तो अभिमन्यु के रेस्टोरेंट से बड़ा और काफी अच्छा मालूम होता है। हाँ, रेस्टोरेंट अभिमन्यु के रेस्टोरेंट से काफी बड़ा है। ये ब्रिजेश का रेस्टोरेंट है, लेकिन आसपास के लोग अभिमन्यु के रेस्टोरेंट का ही खाना पसंद करते हैं। बैंक मैनेजर ताराचंद अपनी बीवी के साथ कार में बैठकर चला गया। उसकी बातें दूसरे रेस्टोरेंट का मालिक ब्रजेश अपने सत्यम के साथ पीछे से चुपके से सुन रहा था। सुना मालिक, एक तो इस बैंक मैनेजर ने आपके लोन की फाइल रिजेक्ट कर दी, ऊपर से ये अभिमन्यु के रेस्टोरेंट की तारीफ बहुत कर रहा है, वो भी आपके रेस्टोरेंट के सामने, और हमारे रेस्टोरेंट की बुराई कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे रेस्टोरेंट में बड़े बड़े और मोटे ताले लगते हुए नजर आएंगे। तुमसे कितनी बार कहा है सत्यम कि अच्छा बोला करो, वो दिन कभी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा मालिक? देखिए ना, दिन पर दिन हमारे रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है सत्यम कि अभिमन्यु के रेस्टोरेंट की वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में सारा खाना उसकी पत्नी निधि बनाती है। आप भी अपने रेस्टोरेंट का खाना अपने बीवी से तैयार क्यों नहीं करवाते? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी पत्नी को तो भोजन बनाना ही नहीं आता। पिछली बार तुमने खुद उसके हाथ के बने हुए आलू के पराठे खाए थे और अगले दिन तुम बीमार पड़ गए थे। इसमें तो कोई शक नहीं। चिंता मत करो सत्यम, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मुझे पता है कि बैंक मैनेजर ताराचंद का ट्रांसफर कुछ ही दिनों में हो जाएगा और नया बैंक मैनेजर मेरा बहुत दूर का रिश्तेदार है। अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में सारे पैसे बैंक के लगे हुए हैं और उसकी जमीन बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। मैं अपने दिमाग से ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि अभिमन्यु सड़क पे आ जाएगा। अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठ गया। तभी वहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला आदमी, जिसने बहुत ही गंदा कोट पहन रखा था, रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से बर्गर, पिज्जा और ब्लैक कॉफी लेकर आओ। सत्यम उस आदमी को देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जानते भी हो वो कुर्सी कितनी महंगी है। तुम्हारी वजह से ये कुर्सी गंदी हो गई। किस तरह के व्यक्ति हो तुम? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ग्राहकों का सम्मान करना नहीं सिखाया? तुम्हें पता नहीं ग्राहकों से किस तरह से बात की जाती है? हाँ, मुझे सिखाया है, मुझे सब पता है ग्राहकों से कैसे बात की जाती है। ग्राहक भी तुम्हारे जैसे गंदे कपड़े पहनकर इतने आलीशान और बड़े रेस्टोरेंट में नहीं आते। बस हो गया, अब तुम मेरा अपमान कर रहे हो। देखो, तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। और हाँ, किसी भी इंसान के कपड़ों से उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
कभी कभी आंखों के सामने नजर आने वाला सच भी सच नहीं होता है। लगता है कोई पुरानी घिसी पीटी हिंदी पिक्चर देखकर आए हो तुम। तभी वहाँ पर ब्रजेश आ गया। क्या हुआ सत्यम, क्या बहसबाजी हो रही है? देखिए ना मालिक, इस आदमी ने कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। इसके कोट की हालत देखिए, ऐसा लगता है कि सालों से इस कोट की धुलाई ही नहीं हुई है। ऊपर से ये आदमी आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। बोल रहा है कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ग्राहकों से बात करने के लिए तमीज नहीं सिखाई। हाँ तो क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? तुम्हारा नौकर मेरा ऑर्डर लेने के बजाय मेरे कपड़ों को देख रहा है। इस रेस्टोरेंट में तुम्हारे जैसे गंदे दिखने वाले आदमी नहीं आते। मेरे नौकर ने बिल्कुल सही कहा है। मुझे भी शक है कि तुम्हारी जेब में पैसे होंगे या नहीं। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, उस सामने वाले रेस्टोरेंट में है। जाओ, जाकर वही बैठो। ब्रजेश की बात सुनकर वो आदमी नाराज होकर उठ खड़ा हुआ और सीधा अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। जी, क्या लेंगे आप? मुझे चीज बर्गर और बढ़िया सी ब्लैक कॉफी। जी, अभी लगवाता हूँ। अभिमन्यु ने तुरंत उस आदमी का ऑर्डर लगवा दिया। वो आदमी बर्गर खाकर और ब्लैक कॉफी पीकर बहुत खुश होकर बोला, वाकई मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट की प्रशंसा सुनी थी। लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट की बिल्कुल सही प्रशंसा करते हैं और तुम्हारी ब्लैक कॉफी पीकर तो मुझे बहुत मजा आ गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो आदमी अपनी जेब टटोलने लगा। कुछ वक्त बाद वो अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, मुझे माफ करना यंग मैन, मैं अपना वॉलेट घर पर ही भूल आया। कोई बात नहीं, जब आपकी मर्जी हो तब आकर पैसे दे जाना। तुम तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। एक तुम हो और एक तुम्हारा पड़ोसी जिसे ग्राहकों से बात करने की तमीज भी नहीं है, और मैं तुम्हारे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने एक छोटा सा चमकने वाला हीरा अभिमन्यु को पकड़ा दिया। ये तो डायमंड है, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये डायमंड नहीं है बेटा, ये एक गैजेट है। कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। इसे अपने पास संभाल कर रखना। अगर जीवन में कभी दोबारा मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें अपने बारे में जरूर बताऊंगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। उसके जाते ही निधि अभिमन्यु से बोली, कौन था ये? पता नहीं निधि, लेकिन वो जो भी था उसकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो कोई बहुत ही बड़े प्रॉपर्टी का मालिक हो। लेकिन उसने कपड़े तो काफी गंदे पहने हुए थे। किसी के कपड़ों को देखकर उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाया जाता निधि। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की झुर्रियां सब कुछ कह देती है। बस पढ़ने वाला होना चाहिए। कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया और एक दिन बैंक मैनेजर ताराचंद का ट्रांसफर हो गया और उसकी जगह ब्रजेश का रिश्तेदार टिल्लू मैनेजर बनकर बैंक में आया। ब्रजेश टिल्लू की चापलूसी करता हुआ बैंक में पहुंचकर बोला, मैं आपका काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूँ ब्रजेश, इस गांव में मेरा ट्रांसफर करने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। आपके जैसा ईमानदार बैंक मैनेजर इस दौर में कहाँ है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे रेस्टोरेंट के सामने अभिमन्यु नाम का व्यक्ति रेस्टोरेंट चलाता है। उसके रेस्टोरेंट में सारा पैसा बैंक का लगा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को बैंक का मालिक समझता है। उसकी जब मर्जी होती है वो बैंक की इंस्टॉलमेंट चुकाता है और जब मर्जी नहीं होती नहीं चुकाता। नियम के मुताबिक उसे 1 साल के अंदर अपना लोन क्लियर कर देना था, मगर आज उसके लोन को पूरे 3 साल हो चुके हैं। पिछले वाले बैंक मैनेजर उसके फेवर में रहते थे। मैं चाहता हूँ कि आपका सारा पैसा आप उससे ले लीजिए। अब तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ ब्रजेश, तो तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि रिश्तेदारी से ही सब कुछ नहीं होता। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी, मैं आपके एक एक शब्द का मतलब समझ गया। आपके घर पर आपका इनाम पहुंच जाएगा, तो फिर निश्चिंत होकर सो जाओ। 24 घंटे में अभिमन्यु सड़क पर आ जाएगा, इसकी खबर तुम तक पहुंच जाएगी। अगले दिन बैंक मैनेजर टिल्लू सारे पेपर्स लेकर अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में पहुंच गया और बैंक के सारे पैसे एक साथ देने की बात करने लगा। मैं सारे पैसे एक साथ नहीं दे सकता, मुझे कुछ तो वक्त दीजिए। बैंक ने तुम्हें 1 साल का वक्त दिया था, लेकिन पिछले वाले बैंक मैनेजर साहब ने तो कभी भी ऐतराज नहीं जताया।
वो पुराने मैनेजर थे, मैं नया मैनेजर हूँ। तुम्हारे पास 1 दिन का वक्त है। 1 दिन के अंदर अंदर 25 लाख रुपए बैंक में जमा कर दो, नहीं तो तुम्हारे इस रेस्टोरेंट पर बैंक कब्जा कर लेगी। और याद रखना, मुझे इसका पूरा अधिकार है। इतना कहकर टिल्लू वहाँ से चला गया। अभिमन्यु बेचारा 1 दिन में इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। बैंक मैनेजर ने बड़ी चालाकी से अभिमन्यु का घर और रेस्टोरेंट जब्त कर लिया और अभिमन्यु को घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों मियाँ बीवी 2 दिन से भूखे प्यासे थे कि तभी अभिमन्यु को अचानक कुछ याद आया। उसने अपने कोट की जेब से वही हीरा निकाल लिया। ये तो वही हीरा है ना जो वो गंदा दिखने वाला आदमी देकर गया था। सोच रहा हूँ इस हीरे को बाजार में बेच दूं। अचानक वो हीरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। देखते ही देखते अभिमन्यु के सामने एक रेस्टोरेंट खड़ा था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या वो कोई जादूगर था? नहीं निधि, मुझे याद आ गया। उस व्यक्ति ने ये कहा था, ये कोई हीरा नहीं, ये कोई गैजेट है। ये तो एक अंदर से बहुत आलीशान रेस्टोरेंट लगता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। निधि और अभिमन्यु उस रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कि उस रेस्टोरेंट के अंदर वेटर के रूप में रोबोट काम कर रहे थे। मिस्टर, आपका स्वागत है रेस्टोरेंट के नए मालिक, और आपका भी मिस। अभिमन्यु खुशी से चीखते हुए बोला, ये तो कमाल हो गया निधि। बोलिए मालिक, इस रेस्टोरेंट को कहाँ पर लेकर चलना है? क्या मतलब? इस रेस्टोरेंट को आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहे ले जा सकते हैं। ये आपका हर आदेश मानेगा। मैं समझ गया, ये एक नए तकनीक से बना हुआ रेस्टोरेंट है। ये विज्ञान का चमत्कार है। मैं समझ गया, वो व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उस दिन के बाद अभिमन्यु और उसकी बीवी उसी चलने वाले रेस्टोरेंट में घर घर जाकर सेवा देने लगे। कुछ ही महीनों में अभिमन्यु के चलने वाले रेस्टोरेंट का नाम पूरे गांव और आसपास के कस्बों में मशहूर हो गया। अब किसी को कुछ भी खाने की जरूरत होती तो अभिमन्यु का रेस्टोरेंट चलकर उसके पास पहुंच जाता। अभिमन्यु ने कुछ ही महीनों में बैंक की सारी रकम चुका दी। कुछ कीजिए मालिक, आपने तो उसे सड़क पर ला दिया था, मगर वो तो सड़क पर चलने वाला ही रेस्टोरेंट लेकर आया। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सत्यम कि ये चमत्कार हुआ कैसे। पहले तो मेरे रेस्टोरेंट में फिर भी 1-2 लोग आ जाते थे, अब तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया है। क्या बात कर रहे हो मालिक? आपके रेस्टोरेंट में पिछले 2 महीनों से कोई ग्राहक नहीं आया। मैं ही अकेला बैठा हुआ मक्खियाँ मार रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं आज इस अभिमन्यु का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। आप क्या करेंगे मालिक? मैं उस रेस्टोरेंट को बम से उड़ा दूंगा। सुना है जिसको जरूरत होती है वो रेस्टोरेंट खुद वहां पहुंच जाता है। इस बार उस रेस्टोरेंट को तुम अपने घर के पास बुलाना, उसके बाद वहीं पर ये सारा खेल खत्म कर देंगे। ब्रिजेश के कहने पर सत्यम ने उस रेस्टोरेंट को अपने घर के पास बड़ी चालाकी से बुला लिया। ब्रिजेश और सत्यम चुपके से उस रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। ब्रिजेश के हाथों में एक बड़ा सा बम था, मगर अचानक रेस्टोरेंट में सायरन बजने लग गए और एक रोबोट की सेना ने ब्रिजेश और सत्यम को घेर लिया। तुम्हारे हाथों में बम है, ये कैसे हो सकता है? तो तुम्हें कैसे पता चला? तभी वहाँ पर अभिमन्यु और निधि आ गए। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी ब्रिजेश कि तुम ऐसे ही गिरी हुई घटिया हरकत करोगे। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर वही गंदा सा दिखने वाला इंसान, जो अब बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने हुआ था, मुस्कुराता हुआ आया। मुझे देखकर तुम लोग इस तरह से हैरान मत हो। मेरा नाम प्रोफेसर हॉकिंग्स है। मैं एक बड़ा साइंटिस्ट हूँ। दरअसल इस चलने वाले रेस्टोरेंट को बनाने में मुझे काफी साल लग गए। उस दिन मैं ये प्रयोग में सफल हो गया था और खुशी के मारे मैं अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए आया था, मगर बाहर मैंने ब्रिजेश की और उसकी नौकर की बातें चुपके से सुन ली थी। मैं समझ गया कि ये अभिमन्यु के आने वाले वक्त में कोई न कोई समस्या खड़ा कर देंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये अब तुम्हारा ही रहेगा। मैं इसके जैसे और भी गैजेट्स बनाऊंगा। पुलिस ने सत्यम और ब्रिजेश को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अभिमन्यु के पास आज भी वो चलने वाला रेस्टोरेंट मौजूद है।
एक वक्त की बात है जब अंग्रेजों का भारत देश पर कहर फैला हुआ था। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता वो उसे अपने बदबूदार तहखाने में डाल देते। आखिर कब तक इन अंग्रेजों की गुलामी हमें सहनी पड़ेगी? यहाँ रहते रहते 14 साल हो गए हैं। कुछ दिन बाद हम यहाँ से छूट जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से जाकर करेंगे भी क्या? मैं तो सबसे पहले अपने परिवार से जाकर मिलूंगा। मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी होगी। पिछले 14 साल से मैंने उसे देखा तक नहीं है। कमल और करिया अंग्रेजों के झूठे इल्जामों की वजह से कैद हो गए थे। पूरे 14 साल तहखाने में बिताने के बाद आखिर उनके छूटने का दिन आ गया था। दोनों बेहद ज्यादा खुश थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सबक सीख कर जाओगे और तुम भी उम्मीद करना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कमल और करिया तहखाने से छूटकर सीधा अपने घर चले जाते हैं। दोनों एक ही कस्बे के रहने वाले थे। कमल अपनी बेटी और परिवार से मिलने के लिए बेहद खुश होता है और जैसे ही घर जाता है वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ एक टूटा फूटा मकान है। सुषमा, पायल, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं आ गया। कुछ देर आवाज लगाने पर भी वहाँ कोई नहीं आया। तब गांव के घुमक्कड़ चाचा जान ने कमल से कहा, कौन हो तुम बेटा और किसे आवाज लगा रहे हो? अरे घुमक्कड़ काका, आप तो बूढ़े हो गए हैं। मुझे पहचाना? मैं कमल, मैं अभी जेल से छूटा हूँ। अरे आओ आओ कमल बेटा आओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी कहाँ है? मेरी आंखें उनको देखने के लिए तरस गई हैं। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे घर का बुरा हाल था। सुषमा बेचारी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती थी और तुम्हारी बेटी पढ़ाई के लिए तरस रही है। मालिक ने हमारे परिवार का बहुत बुरा हाल किया है। मैं क्या करूं जिससे मेरा परिवार सही सलामत रहे? लेकिन ये दोनों है कहाँ? तुम्हारी बेटी और बेगम हमारे गांव के उस जंगल के पास रहते हैं। आजकल सुषमा वहां लकड़ियां काटकर अपना घर चला रही है। जाओ जाकर मिल लो। चाचा जान की बात सुनते ही वो अपने परिवार से मिलने के लिए जंगल की तरफ चला गया। वहां जाकर अपने परिवार को बुरे हालातों में देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। सुषमा, देखो मैं आ गया। चलो घर चलते हैं। अब आए हैं आप? जब हमारा परिवार ही नहीं बचा, मुझे क्या करेंगे उस घर में ले जाकर? वहाँ ना तो कुछ खाने को है और ना ही रहने जैसा कुछ बचा है। तुम उसकी चिंता मत करो और मेरे साथ चलो और पायल को भी साथ ले लो। नहीं अब्बूजान, मुझे तो आपको अब्बूजान कहने में भी शर्म आ रही है। सबने ताने मार मार के ये हालत कर दी है हमारी। अब आप मुझसे तभी मिलने आना जब आप काबिल बन जाना। कमल अपने परिवार को बिखरता हुआ देख चुका था। वो वहाँ से चुपचाप मायूस होकर वहाँ से चला जाता है और ये सारी बातें करिया को बताता है। मैं जानता हूँ दोस्त, हम अपने देश के लिए जेल गए और देश आज हमारा ये हाल कर रहा है। क्यों ना हम नौकरी ढूंढे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा तो काम मिल ही जाएगा। कमल और करिया कई जगह काम मांगने जाते हैं, लेकिन उनके तहखाने जाने की वजह से कोई भी उन्हें काम नहीं देता। पूरा कस्बा गांव सब छान मारा, कहीं कोई काम नहीं है। चलो वहाँ देखें, वहाँ एक खाने का होटल नजर आ रहा है। जाकर देखते हैं, कहीं वहाँ कुछ काम वाम मिल जाए। कमल और करिया वहाँ जाकर काम मांगने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ की मालकिन उनसे कहती है, चले जाओ यहाँ से। तुम चोरों का क्या भरोसा? कहीं मेरे यहाँ ही डाका डाल दिया तो? चले जाओ यहाँ से। करिया और कमल वहाँ से भी निराश होकर चले जाते हैं। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तब कमल कहता है, ये सब उस जेल की वजह से हुआ है। ना हम जेल जाते ना ये सब होता। तो चलो उसी जेल के पास। कमल और करिया उस तहखाने के पास जाते हैं जहाँ वो 14 साल से रह रहे थे और वहाँ जाकर उसी अंग्रेज जेलर से कहते हैं, तुमने हमें बेमतलब के 14 साल जेल में रखा, जिस वजह से ना तो हमारे पास काम है और ना ही खाना। और हमारा परिवार तो हमसे मिलने से भी डर रहा है।
तुम जैसे 2 कौड़ी के कैदी फिर से जेल में आ गए। तो तुम क्या चाहते हो? तो तुम्हें हम और क्या दे? आप हमें काम दीजिए और क्या, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तंग आ गया हूँ तुम जैसे से मिल मिलकर। हमेशा तुम्हारे जैसे कैदी यहाँ आकर काम की भीख मांगते हैं। क्या कहा? हमारे जैसे और है? क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ मिलेंगे? खुद जाकर देख लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। कमल और करिया सारे बेरोजगार तहखाने के कैदियों को ढूंढने लगे। देखते ही देखते कई सारे कैदी जमा हो जाते हैं। कमल उनसे कहता है, हम सबके पास कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर हम मिलकर कुछ काम करें तो हमारे पास बहुत सारा काम आ जाएगा। लेकिन कमल भाई, हम करेंगे भी क्या? ना तो हमें कुछ आता है और ना ही कुछ सामान है करने के लिए। बिल्कुल, हमें तो आवाम ने भी ठुकरा दिया है। इन सब के बीच अब नया क्या करे? तुम सब बस खाना खाना जानते हो क्या? उसके अलावा कुछ भी नहीं। लानत है तुम सब पर। लेकिन ये खाना बनाना भी जानता है। खाने पीने से याद आया कि हम एक होटल खोल सकते हैं, जिससे हम सब लोगों को खाना खिलाकर पैसे कमा सकते हैं। नहीं, ये सब मत करना, मैं राजी नहीं हूँ। कमल भाई, हम कुछ राशन उधार लेकर अपना होटल खोल सकते हैं। हमें बस अच्छी जगह की तलाश है। जगह की चिंता मत करो, मेरे गांव का घर किस दिन काम आएगा। हम कल ही वहाँ पर जेल होटल खोलेंगे। सारे जेल के भाई लोग मिलकर उस होटल को चलाएंगे। करिया और कमल ने मिलकर कमल के घर को तहखाने जैसे रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया, जो गांव के बिल्कुल पास में ही था। सारे कैदी अलग अलग कस्बों में जाकर अपने रेस्टोरेंट का प्रचार करने लगे। देखते ही देखते कुछ वक्त बीत चुके थे। कमल का रेस्टोरेंट चलने लगा था। कमल और उसके साथी कैदियों की मेहनत रंग ला रही थी। भाईजान, क्या आप मुझे मक्के का पराठा और सरसों की सब्जी देंगे? हाँ बिल्कुल, मिलेगा ना। आप वहाँ जाकर टेबल पर बैठ जाइए। तहखाने जैसा रेस्टोरेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें वहाँ जैसा ही खाना दो। याद रखना, मैं बेहद खतरनाक हूँ। एक तरफ सारे कैदी बेहद खुश थे कि अपनी सजा काटने के बाद यही एक वक्त था जहाँ वो अपने परिवार से फिर से जुड़ने लगे थे। कमल का परिवार भी उसके रेस्टोरेंट में आकर मेहनत करने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ तहखाने के जेलर को कैदियों के इस व्यापार के बारे में पता चल गया था। मैंने सुना है कि जेल से छूटे हुए कैदी कुछ हलचल कर रहे हैं। क्या करे मालिक, इन्हें फिर से अंदर कर दे। हमें इनकी गुलामी ही चाहिए। इन्हें मिलावट का खाना बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। और वैसा ही हुआ। जेलर और उसके सिपाही अगले दिन ही कमल के रेस्टोरेंट में पहुंचकर उनको मिलावट का सामान बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करने आ जाते हैं। मैं तुम सबको नकली जहरीला खाना बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। तुम 2 कौड़ी के लोग जेल में ही रहना डिजर्व करते हो, ना कि जेल के बाहर। और जैसे ही अंग्रेज जेलर और उनके सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने लगे, सारे कस्बे वाले इकट्ठा हो गए और उनसे कहने लगे, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वरना मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। अंग्रेज के इतना कहते ही घुम्मट चाचा जान ने अपने थैले में रखा अगरबत्ती का पाक राख निकालते हैं और उनसे कहने लगते हैं, ये मेरे हाथ में जो जादुई अगरबत्ती का राख दिख रहा है ना, ये जादुई है। अगर इसे मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। मैं सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। घुम्मट चाचा जान ने उन अंग्रेजों पर वो पाक राख छिड़क दी, जिससे अंग्रेजों को दिखाई देना बंद हो गया। अरे, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओह माय गॉड, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। अभी सिर्फ दिखाई देना बंद हुआ है, चले जाओ वरना सब बंद हो जाएगा। घुम्मट चाचा जान के पाक राख ने कमल के रेस्टोरेंट को बचा लिया। सारे कस्बे वालों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया और उन्हें अपने कस्बे से मार भगाया। पवन और सोनू 2 सगे भाई थे। उनकी माँ ने मरने से पहले पवन को सोनू की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि पवन चतुर था और सोनू बहुत ही सीधा था। मेरे बच्चों,
मेरा अंत समय आ गया है और मुझे सोनू की चिंता होती है। वो बहुत भोला है, उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, और ऊपर से वो एक पैर से अपाहिज भी है। अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। मेरा वक्त अब आ गया है। मैं तेरे अब्बू के पास जा रही हूँ। अब सोनू की जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़कर जा रही हूँ। जो हमारी जमीन है उसमें खेती बाड़ी करना और अपना जीवन व्यतीत करना, सोनू का ख्याल रखना। ये कहकर सोनू के माँ की मृत्यु हो जाती है। सोनू को बहुत दुख होता है। पवन को अम्मी के जाने का दुख तो होता ही है, परंतु उसे बहुत खुशी भी होती है कि उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया है और अब वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करेगा। अम्मा गई तो गई, मगर अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे देकर चली गई। इस अपाहिज सोनू को मैं कब तक ढोता रहूंगा? मेरा भी परिवार होगा, मेरे भी बीवी बच्चे होंगे, तो क्या मैं जिंदगी भर इस अपाहिज सोनू को अपने साथ रखूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पवन सोच रहा था कि वो सोनू को अपने से दूर कैसे रखे। तभी उसके शैतानी दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सोनू को आवाज देता है। देख सोनू, अम्मा तो हमें छोड़कर चली गई और तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर चली गई। अब इतनी बड़ी जमीन है, इसको मैं अकेला कैसे संभाल सकता हूँ? मुझे तो खेती करनी भी नहीं आती। मैं भला इतनी बड़ी जमीन पर खेती कैसे कर पाऊंगा? ये तो मुझे आता ही नहीं, क्योंकि मैं तो कभी अम्मा के साथ खेत पर गया भी नहीं था। पूरा दिन तू ही तो उनके साथ खेत पर जाया करता था। माँ मुझे खेती करने ही नहीं देती थी, बस पढ़ाई करने को कहती रहती थी। भैया, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं पूरी जमीन संभाल लूंगा। आप अपनी तालीम पर ध्यान दीजिए। सोनू, तुम कितने अच्छे हो। तुमने खेतों की जिम्मेदारी लेकर मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। तुम खेत संभालो, मैं पढ़ाई संभालता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं अब जमीन की तरफ जाता हूँ। सोनू कड़ी धूप में खेती करता है। वो खेत में चने की दाल और गेहूं उगाता है, जो कि बहुत अच्छी फसल के रूप में उभर कर आते हैं। उन्हें देखकर सोनू बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो भागा भागा पवन के पास जाता है। अरे ठहर जा, क्यों इतनी तेजी से भाग रहा है? ऐसा क्या हो गया कि तू इस तरह भागता हुआ आ रहा है? वैसे तो तू चल भी नहीं पाता, लेकिन अब हवा से बातें कर रहा है तू। भैया, बात ही कुछ ऐसी है। देखो, मेरी मेहनत रंग लाई। गेहूं की बालियां कितनी अच्छी हुई हैं। हवा में ऐसे लहरा रही हैं जैसे सोना। चने की दाल और गेहूं बहुत अच्छे हुए हैं इस बार। अच्छा, क्या बात है? पवन जब खेत में गेहूं और चने की दाल देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसके मन में लालच आ जाता है। अगर ये सोनू यहाँ पर रहेगा तो मुझे इसे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। मैं इसे थोड़ा सा चना और गेहूं देकर इसको रफा दफा कर देता हूँ। देख सोनू, तूने मेहनत की, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कब तक तेरा बोझ उठाऊंगा? तू अपने हिस्से के चने और गेहूं लेकर अब मेरा पीछा छोड़ दे। भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अम्मी ने आपको और मुझे साथ रहने को कहा था। अम्मा इस दुनिया में अब नहीं है, इसलिए अब तू भी मेरी जिंदगी से रफा दफा हो जा। पवन सोनू को धक्के मारकर भगा देता है। सोनू परेशान होकर एक नदी के किनारे बैठा होता है। तभी उसका दोस्त अनिल वहां आ जाता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। सोनू सारी बात अनिल को बता देता है। अनिल उसकी परेशानी देखकर सोनू को उसके साथ अपने घर पर चलने को कहता है। यार, मुझे अपने भैया से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे घर से ही निकाल दिया। अब मैं इस दुनिया में किसके सहारे जीऊंगा? ये मुट्ठी भर गेहूं और चने लेकर मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? गलती तो वैसे भाई की भी नहीं है। मुझ जैसे अपाहिज और मंद बुद्धि को वो अपने साथ भला रखेंगे भी क्यों? तू फिक्र क्यों करता है? तू मंद बुद्धि नहीं है, बल्कि बहुत सीधा है और हर किसी को अपनी खासियत के बारे में पता नहीं होता। अब करूं भी तो मैं क्या करूं? तू फिक्र मत कर, मेरे घर चल।
मेरी माँ ने आज अच्छे पकवान बनाए हैं। आजा, मैं तुझे खिलाता हूँ। सोनू के बहुत मना करने पर भी अनिल उसे अपने साथ घर ले जाता है और घर ले जाकर दाल पकवान खिलाता है जो सोनू को बहुत पसंद आती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, जी कर रहा बस खाए जाऊं। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, क्यों न तू इन दाल और गेहूं का इस्तेमाल दाल पकवान बनाने के काम में कर। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई जमीन भी नहीं है। तू इसकी फिक्र मत कर, उसका बंदोबस्त मैं करा देता हूँ। अनिल सोनू की मदद करता है और उसकी मदद से सोनू दाल पकवान बनाता है, पर वहाँ कोई भी ग्राहक दाल पकवान खाने नहीं आता। तभी एक बुढ़िया वहाँ पर आती है और उससे खाना मांगती है। अम्मा जी, आज ही दुकान शुरू की है, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है। आप आई हो मेरी पहली ग्राहक, मैं आपको दाल पकवान जरूर खिलाऊंगा। पर बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास तो बहुत कीमती चीज है, वो है आपकी दुआएं। आप बस अपनी दुआएं दीजिए और ये दाल पकवान खाइए। बुढ़िया दाल पकवान खाकर बहुत खुश होती है और वो अपनी पोटली में से थोड़ी सी चने की दाल निकालकर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये चने की दाल है, इसे मेरी दुआएं समझकर अपने पास रख लो और इसे अपनी दाल में मिला लेना। ये कहकर वो चली जाती है। अगले दिन सोनू फिर से दाल पकवान बनाता है और बुढ़िया के दिए हुए दाने उस दाल पकवान में डाल देता है। जैसे ही दाल बनती है, ग्राहकों की कतार लग जाती है और शाम तक उसकी बहुत आमदनी होती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मुझे तो विश्वास नहीं होता, एक ही दिन में मुझे कितनी बरकत हो गई है। कल तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। ये सब तुम्हारी नेकी का बदला है। तुमने जो उस बुढ़िया को खाना खिलाया था ना, उसके बदले में जो दाल उसने तुम्हें दी थी, ये उसी दाल का असर है। वो दाल के रूप में तुम्हें दुआ देकर गई है, जिससे तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी कमाई होगी। अब ये दाल पकवान करिश्माई बन चुका है। सोनू ये जानकर बहुत खुश होता है और वो अपना काम जारी रखता है। दाल पकवान सबको पेट भर खिलाकर जब शाम को दाल पकवान बच जाता है, तो वो उसे उन लोगों में बांटता है जिनके घर उस शाम को चूल्हा न जला हो। वो गरीब लोगों में ये सारे दाल पकवान बांट देता है। अब उसकी दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होने लगती है और वो बेहद अमीर बन जाता है। सोनपुर गांव बांस की खेती के लिए मशहूर था। वहाँ पर सालों से बांस की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बांस का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसके साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे लिए जो बम्बुओं का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे रुखसत करवा दिया है? अरे हाँ अब्बू, मैंने तो कल शाम को उसे रुखसत करवा दिया था। अगर सही वक्त पर उनका सामान पहुंच जाएगा तो हमारे पैसे भी जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर बांस से लदा हुआ एक ट्रक खड़ा होता है। क्या हुआ? ये ट्रक वापस कैसे आ गया? इसे तो वहाँ उतार कर पैसे लेकर के आना चाहिए था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, इधर देखो, ये ट्रक तो वापस लौट आया। अरे हाँ अब्बू, मुझे पता था। मुझे शहर से बम्बू फरोख्त करने वालों का फोन आया था। उन्हें हमारे से कम पैसे में कहीं बम्बू मिल रहा है, इसीलिए अब वो हमसे फरोख्त नहीं करेंगे। पर वो बिना इत्तला दिए ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या? तुम उनसे कहो कि वो हमसे बम्बुओं को कम पैसों में फरोख्त कर लें। पर अब्बू, मैंने उनसे गुफ्तगू की, पर वो किसी भी वजह से हमारे बम्बुओं को फरोख्त नहीं करना चाहते। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैं उन्हें आधी कीमत पर बम्बुओं को बेच दूंगा, पर वो माने ही नहीं। दिनेश और राजेश को इस धंधे से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था।
और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, अरे अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया कि अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या। अच्छा बताओ क्या करोगे? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने के बारे में भी सोच लिया, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं। सबकी माली हालत बहुत ही खराब है। बाजार में बम्बुओं की कीमत भी कम होती जा रही है। इसीलिए अब्बू हमने इस बात पर गौर किया कि आज से हम बम्बुओं का कारोबार नहीं करेंगे। अरे तो फिर हमारे पास बचा ही क्या? हम और क्या कर पाएंगे? अरे अब्बू, हम पिज्जा बनाएंगे। हैं? क्या? पिज्जा? वो कैसे? अब्बू, शहर से मेरे एक दोस्त का फोन आया था। जब हमने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। शहर में पिज्जा की बहुत ही मांग है, अलग अलग तरह के पिज्जे बनते हैं। उसमें से जवानों का एक पसंदीदा चीज है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बुओं को अंदर से खोखला करके पिज्जा बना दिया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का कारोबार शुरू कर देते। पर बेटा, हमें तो ऐसे कारोबार के बारे में जरा भी मालूमात नहीं है। अरे अब्बू, आप फिक्र मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरह से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू से पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बांस पर पिज्जा बनाना सीख जाते हैं। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बांस से एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ बांस का बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई नहीं आता है, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई बहुत सूरज, कितना ही बेहतरीन होटल है। ये तो पूरा बांस से बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। तो दुरुस्त है, चलो हम भी बम्बू पिज्जा को ट्राई करके देखते हैं। हाँ, दुरुस्त कहा। मैं उसे ऑर्डर देता हूँ। वो दोनों बांस पर बने पिज्जा यानी बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने गौर किया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू के ही बने हुए हैं? और देख, बम्बुओं से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत ही बेहतरीन है। हम सब लोगों को ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसा होटल बनाने का तरीका कहाँ से आया। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे यकीनन आपका होटल बहुत ही खूबसूरत है। आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी दास्तां बताता है। विवेक और सुरेश उससे बहुत मुतासिर होते हैं। क्या आपका कारोबार ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफा पा रहे हैं? यकीनन अभी तो हम मुनाफे में बिल्कुल नहीं हैं, पर यकीन करता हूँ कि आगे चलकर मुझे इससे फायदा बहुत जरूर होगा। हाँ, आप सब में से अलग हैं, आपको मुनाफा जरूर होगा। हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिनमें हम अलग अलग चीजों को डालते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने YouTube चैनल पर आपकी इस होटल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में जानकारी मिलेगी और आप बहुत मशहूर हो जाएंगे। सुरेश और विवेक बांस पर बना पिज्जा खाते हैं। वो पिज्जा उन्हें बहुत लजीज लगता है और वो लोग अपने दोस्तों के लिए बहुत सारा पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपने सारे दोस्तों को लेकर उसके होटल का अच्छा सा वीडियो बनाते हैं और बांस पर बनने वाले पिज्जा की रेसिपी भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। भाई, तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो और मैं इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी चीजों को तो मशहूर करना ही चाहिए। आज के जमाने में हम नौजवानों को इको फ्रेंडली और आबो हवा को नुकसान ना पहुंचाने वाली चीजों की ही बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पे तो 1 लाख लोगों के व्यूज आ गए हैं दोस्त। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी हैं। ये तो हमारी YouTube चैनल की सबसे मशहूर वीडियो बन गई है और अब इस इको फ्रेंडली होटल के बारे में बहुत सारे लोग जान जाएंगे। अंकल, अब आप मशहूर होने वाले हो।
इस तरह से उन दोनों द्वारा शुरू किया गया बांस से बना पिज्जा वाला होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी अपनी शाखाएं खोलते हैं और इस तरह से बांस पर बने इको फ्रेंडली पिज्जा को पूरे देश में मशहूर कर देते हैं।